हेलो फ्रेंड्स, अभी तक हम वैदिक काल में सामाजिक जीवन तक देख चुके थे। तो अब हम आगे का पार्ट देखेंगे। तो आगे के पार्ट में जैसे राजनैतिक जीवन हम देखेंगे, ऋग वैदिक काल से शुरू करते हैं। तो क्या है कि राजतंत्र का प्रचलन था, लेकिन साथ में गणतंत्र की भी व्यवस्था थी। तो राजतंत्र और गणतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र होता है, उसमें क्या है कि राजा प्रमुख होता है। मतलब कि जैसे कोई एक एरिया है, वहाँ पे जो हेड होगा वो राजा ही प्रमुख होगा, ऐसे माना जाता है ना। मतलब कि वहाँ की भूमि भी है, उसमें भी राजा का हक है, ऐसा एक प्रकार से माना जाता है। लेकिन गणतंत्र में क्या होता है कि जो जो क्षेत्र है वहाँ पे जो मुखिया है, वो क्या है कि वहाँ का एकदम पूरा ज़मीन का मुखिया नहीं माना जाता। और क्या है कि वो एक प्रकार से जनता का प्रतिनिधित्व करता है। तो क्या है कि यहाँ पे गणतंत्र में ना, जो हेड होती है वो जनता मानी जाती है। ऐसा गणतंत्र में होता है, ठीक। तो इसमें एक राजतंत्र भी था, साथ ही गणतंत्र की भी व्यवस्था थी, ठीक। और ये कबीलाई व्यवस्था पर आधारित थी, और कबीले का एक राजा होता था, ठीक। और आर्यों के 5 कबीले हैं जिसको पंचजन्य कहते थे, है ना। ये 5 कबीलों का समूह हुआ होता था। तो उसके क्या क्या नाम है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये मेंस में पूछा है शायद। इसमें है अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वसु और यदु, है ना। इसको आप लोग याद रखिएगा, अनु, द्रुहु, पुरु, तुर्वस और यदु, ठीक। तो उसके बाद फिर आर्यों का प्रशासनिक विभाजन देखेंगे। तो सबसे छोटी इकाई होती थी, वो क्या होती थी, कुल या परिवार, है ना। तो अगर जैसे कोई बहुत बड़ा साम्राज्य है, उसमें सबसे जो बेस जो था वो था परिवार था, तो उसका मुखिया होता था कुलप, है ना। और बहुत सारे कुल मिल के ग्राम की रचना करते थे, उसका प्रमुख होता था ग्रामीणी, है ना। और उसके बाद फिर बहुत सारे ग्राम मिल के एक विश बनाते थे, विश का प्रमुख होता था विशपति। उसके बाद फिर जन बनता था विश से मिलके, उसका होता था जनपति। और जन, बहुत सारे जन मिलके बनता था राष्ट्र, और उसका प्रमुख होता था राजा, है ना। तो इस क्रम को आप लोग याद रखिएगा। ये प्रशासनिक विभाजन मेंस में पूछ सकता है, या फिर प्री में मतलब इसका सीक्वेंस ऐसे इधर उधर करके आप लोग को ऐसा कौन सा सही है ऐसा करके पूछ सकता है। तो क्या क्या था, कुल या परिवार, ग्राम, विश, जन और राष्ट्र, ठीक। उसके बाद फिर क्या है कि इस काल में जनतांत्रिक संस्था का विकास हुआ था, है ना। उसमें कौन कौन सी थी, सभा, समिति, परिषद और विदत, है ना। तो ये ये सब क्या है, जैसे अभी के टाइम में होती है ना, मतलब जैसे लोकसभा, राज्यसभा, इस टाइप का। तो उस टाइप की बहुत सारी संस्था, जैसे मंत्री परिषद, ऐसे टाइप की छोटी छोटी सभा बनी हुई थी, है ना। और ये जो सभा और समिति थी, वो राजा को सलाह देने वाली संस्था थी, ठीक। तो उसके बाद अब एक एक करके सबको देखते हैं। तो सभा थी, वो क्या थी, श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की संस्था थी, है ना। तो सभा में क्या है कि जो बड़े लोग थे वो लोग रहते थे। तो इसमें वो मतलब सामान्य सी बात है कि इसमें सभा में लिमिटेड लोग रहते होंगे, मतलब इसकी संख्या कम होती थी। श्रेष्ठ और संभ्रांत लोग रहते थे, है ना। और ये क्या है, सर्वसाधारण विषयों को तय करने के लिए निमित्त संस्था थी, ठीक है। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर विषय रहता था जिसको ये सभा तय करती थी, ठीक। और इसमें क्या है, जो पुरुष सदस्य थे उसको संभय कहा जाता था, और जो महिला सदस्य थी उसको संभावती कहा जाता था। इसको याद रखिएगा, ये एक नया पॉइंट है, ये बुक में मेरे को नहीं मिला था, तो मैं एक जगह और देखा था, अपने नोट्स में नोट किया था, तो इसको इसमें डाल दिया हूँ। तो क्या है कि पुरुष सदस्य को संभय कहा जाता था, और महिला सदस्य को संभावती, किसमें, सभा में, है ना। उसके बाद फिर आता है समिति। ये समिति क्या थी, ये जन सामान्य की संस्था थी। इसको, ये की पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। जो सभा है वो श्रेष्ठ और संभ्रांत लोगों की थी, और समिति थी वो सामान्य जन की संस्था थी, ठीक। ग्राम सभा टाइप का। तो यह है जन सामान्य की संस्था थी, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, समिति केंद्रीय राजनीतिक संस्था थी, जो राजा की नियुक्ति तथा पदच्युत कर सकती थी, ठीक है ना। मतलब ये जो समिति थी वही राजा पे एकदम नियंत्रण करके रखती थी। इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, ये सार्वजनिक विषयों की देखभाल के लिए केंद्रीय प्रशासनिक संस्था थी। मतलब सार्वजनिक विषय, मतलब जो जन सामान्य के जो विषय होते हैं उससे संबंधित विषय की देखभाल के लिए ये समिति करती थी, ठीक। उसके बाद फिर आता है विदत। विदत क्या है, प्राचीनतम संस्था थी जो विद्या, ज्ञान या यज्ञ से संबंधित थी, तथा इसमें अनुभवी और विद्वान व्यक्ति लोग शामिल होते थे। मतलब कि ये पर्टिकुलर जैसे कोई बहुत रेयर टाइप का विषय होता था जो बड़े लोगों का होता था, तो उस टाइप के लिए विदत था, ठीक। उसके बाद परिषद, ये राजा की सभा के रूप में कार्य करती थी। मतलब जो राजा का पर्सनल जो सलाहकार वाली समिति होती थी, उसमें ये परिषद होता था। तो आप लोग इसको याद रखिएगा, ऐसे
ऐसे मेंस में पूछ सकता है कि ऋग्वैदिक काल की जनतांत्रिक संस्था का उल्लेख करे करके, तो इसमें चारों को लिखेगा आप लोग। उसके बाद फिर आता है राजनीतिक जीवन में राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, जनता द्वारा मतलब जो ऐच्छिक कार्य होता था उसके ये शैक्षिक लिखा गया है। तो यहाँ पे ऐच्छिक कार्य जो होता था उसके बदले में मतलब जो जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। ठीक, जो राजा होता था वो उसकी जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था, तो उसके लिए क्या है, बलि नामक कर लेता था। वो क्या है, ऐच्छिक होता था, है ना, जनता द्वारा ऐच्छिक कर होता था, है ना, और इसी कर के बदले जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था राजा। ठीक, और क्या है कि राजा के पास उस टाइम क्या है, संगठित सेना नहीं होती थी। राजा क्या है कि युद्ध का समय आता था तो नागरिक सेना गठित करता था, मतलब कि जो अपने उसके गांव के या राष्ट्र के जो भी नागरिक हैं उन लोग ही सेना का गठन करते थे, मतलब ऐसा कोई सेना में है ऐसा नहीं बोल सकते थे। ठीक, उसके बाद फिर राजा को गुप्ता जनस से कहा गया, अर्थात कबीले का संरक्षक, और उसके बाद पूरा भेदता अर्थात दुर्ग को भेदने वाला कहा गया है। तो गुप्ता जनस से और पूरा भेदता भी कहा गया है। ठीक, इसको आप लोग याद रखिएगा, कीवर्ड टाइप का है। उसके बाद फिर आता है एक 10 राज्य युद्ध था, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें क्या है, 10 राजाओं का परुष्णी नदी अर्थात रावी नदी के तट पर युद्ध हुआ था, है ना। इसमें किसके किसके बीच युद्ध हुआ था, 10 राजा और भरत वंश के राजा सुदास के बीच। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, जो ये 10 राजा थे उसमें से क्या है, 5 आर्य थे और 5 अनार्य राजा थे, मतलब कि 5 जो थे आर्य और जो नॉन और आर्य थे। ठीक, उनके बीच युद्ध हुआ था, और इस युद्ध में ये जो राजा सुदास था, भरतवंश का राजा, उसकी जीत हुई थी। ठीक, और इसके बाद फिर जो सुदास था उसकी सहायता ऋषि वशिष्ठ ने की थी। ठीक, उसके बाद फिर जो 10 राजा थे उनका नेतृत्व मेद ने किया था तथा षड्यंत्र विश्वामित्र ने किया था। इसको याद रखिएगा, छोटा छोटा पॉइंट है, इसको 1 लाइनर में पूछ सकता है, क्योंकि अब बहुत से क्वेश्चन रिपीट हो चुके हैं, तो अब पीएससी नया क्वेश्चन खोजेगा तो उसमें ऐसा छोटा छोटा काम आ सकता है। उसके बाद फिर हम राजनीतिक जीवन अब देखेंगे उत्तर वैदिक काल का। उत्तर वैदिक काल में क्या है, राजतंत्र और सशक्त हुआ, मतलब कि अब क्या है कि पहले क्या गणतंत्र टाइप का था, तो अब क्या है कि अब राजतंत्र सशक्त हो गया और राजा निरंकुश हो गया, मतलब डिक्टेटर टाइप का हो गया, है ना। और जो सभा और समिति थी उसका महत्व घट गया, मतलब कि ये पहले क्या है कि राजा सभा और समिति का सहायता सलाह लेकर ही काम करता था। अब ऐसा नहीं है कि वो अपने हिसाब से भी काम कर सकता था। तो अब क्या है कि ये संस्थाएं अब राजा को हटा नहीं सकती थी, मतलब कि अब निरंकुश हो गया, अपना मनमानी टाइप का शासन करेगा, इस टाइप का हो गया। उसके बाद फिर क्या, विदत का नामो निशान नहीं रहा, मतलब कि एकदम वो खत्म ही हो गया था। और उसके बाद सभा में स्त्रियों का प्रवेश वर्जित हो गया। ठीक, उसके बाद सभा और समिति में प्रभावशालियों का वर्चस्व हो गया, मतलब कि प्रभावशाली मतलब राजा से जो समीपस्थ थे और जो पैसे वाले थे और जिसको राजा का संरक्षण था, उन्हीं लोग सभा और समिति में आ गए। ठीक, तो ऑब्वियस सी बात है कि सभा और समिति अब राजा के हिसाब से ही चलेगी, तो फिर उसका कोई मतलब नहीं रहा, जैसा कि ऋग्वैदिक काल में था। तो उसके बाद फिर क्या आता है, राजा अब गायों का जो रक्षक है वो नहीं कहा जाने लगा, अब क्या कहा जाने लगा, भूमि का रक्षक। मतलब पहले हम देखे थे ऋग्वैदिक काल में क्या है कि राजा क्या था कि इसका गायों का रक्षक माना जाता था, कबीलों का रक्षक माना जाता था, लेकिन अब क्या है, भूमि का रक्षक, अर्थात जो भूमि थी अब वो राजा के अंडर में आ गई थी। ठीक, उसके बाद फिर ऐतरेय ब्राह्मण में क्या है, राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है। मतलब अब राजा को और एकदम महिमा मंडित करने के लिए क्या बताया कि राजा एक मतलब नॉर्मल इंसान नहीं है, वो देवों से उत्पन्न है, मतलब देवताओं का दूत है, ऐसा बताया गया, मतलब कि राजा को और महत्वपूर्ण बताने के लिए ऐसा किया गया। ये ऐतरेय ब्राह्मण में राजा की देवी उत्पत्ति का सिद्धांत बताया गया है ना। और जब ये कबीले थे, कबीले क्या होते हैं, जो घूम घूम के इधर उधर घूमते रहते हैं, तो अब कबीले क्या है कि वो स्थायी रूप धारण कर लिए, तो स्थायी रूप धारण करने के कारण अब ये राज्य का रूप धारण करने लगे। ठीक, उसके बाद फिर राजा क्या है कि अब अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए क्या है, राजसूय यज्ञ शुरू करने लगा। उसके बाद फिर इसका उल्लेख किसमें मिलता है, शतपथ ब्राह्मण में मिलता है, मतलब कि अब राजा बहुत ज़्यादा पावरफुल हो गया था। इसको आप लोग याद रखिएगा उत्तर वैदिक काल में।
उसके बाद फिर क्या है, अब राजा सर्वोच्च न्यायाधिकारी हो गया था। अब हर चीज़ के लिए राजा ही श्रेष्ठ हो गया था। ठीक, उसके बाद फिर उस काल में मृत्यु दंड नहीं दिया जाता था, इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर क्या है, बलि पहले क्या था, ऐच्छिक हुआ करता था। इसके बदले में राजा क्या है कि सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। तो अब ऐसा नहीं है, बलि को ना एकदम अब नियमित कर दिया, मतलब ये देना ही है। पहले ऐच्छिक था ऋग्वैदिक काल में, लेकिन अब नियमित हो गया। और उसका क्या था, 1/16 हिस्सा होता था। मतलब जो उपज होगा या जो भी आपकी कमाई हो रही है, उसका 1/16 हिस्सा को बलि के रूप में राजा को देना पड़ता था। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, अब राजा अब सर्वशक्तिमान हो गया, तो उसमें क्या है कि उसकी अब कोई ना कोई तो अधिकारी होंगे जिसके थ्रू वो काम करता होगा। तो उसमें क्या है, शतपथ ब्राह्मण में 12 रत्नियों का उल्लेख किया गया है। रत्नी कौन है, जो उच्च अधिकारी होते थे, जो अभी के IAS टाइप के होते हैं ना, उस टाइप के 12 रत्नी शतपथ ब्राह्मण में उल्लेख किया गया है, जो राजा के उच्च पदाधिकारी होते थे। ठीक, तो उसमें कौन कौन से हैं इसको देख लेते हैं, ये सही जोड़ी मिलाओं में आ सकता है। इसमें क्या है, सबसे पहले सेनानी। सेनानी क्या होता है, सेनापति होता था। सूत, सूत मतलब राजा का सारथी। ठीक, उसके बाद ग्रामणी, ग्राम का मुखिया। उसके बाद भागदूत, मतलब ये कर संग्रहण करता था। ठीक, और संग्रहिता कोषाध्यक्ष, ये दोनों में कन्फ्यूज़न होता है बहुत लोग को। तो संग्रहिता कोषाध्यक्ष है और भागदूत है वो कर संग्रह करता है। ठीक, और अक्षावाप क्या है, ये अक्षावाप पासे के खेल में राजा का सहयोगी होता था। मतलब एंटरटेनमेंट करने के लिए जो होते थे उसमें राजा का सहयोग करता था अक्षावाप। ठीक, और शता क्या था, वो प्रतिहारी था। ठीक, और गोवीकर्तन जंगल विभाग का प्रधान था। ठीक, और उसके बाद है पालागल है, वो विदूषक था। ठीक है, उसके बाद फिर महिषी थी, वो मुख्य रानी थी। मुख्य रानी को भी उच्च अधिकारियों में शामिल किया गया है। पुरोहित, जो मेन पंडित होता था राजा का, धार्मिक कृत्य कराने वाला, वो पुरोहित होता था। उसके बाद युवराज, मतलब कि आगे जो मतलब राजा बनने वाला उत्तराधिकारी होता था, राजकुमार, वो युवराज कहलाता था। तो इतने सारे 12 रत्नी हैं, इसको कौन कौन से क्या है इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में ऋग्वैदिक काल में हम लोग देखेंगे तो क्या है कि संस्कृति ग्रामीण और कबीलाई थी, क्योंकि ये लोग क्या है कि पशुपालन करते थे और थोड़ा बहुत कृषि करते थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि ये लोग का जो मतलब संस्कृति थी वो ग्रामीण संस्कृति थी। ठीक, और जो पशुपालन था वो प्राथमिक था, इसको याद रखिएगा, पशुपालन ऋग्वैदिक काल में प्राथमिक था। ठीक, तो जो पशुपालन था प्राथमिक था और कृषि था वो द्वितीयक पेशा था। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, ये जो गाय थी उसको पवित्र पशु माना गया है ना। और अधिकांश लड़ाइयाँ जो होती थी इस काल में, वो क्या है, गाय के लिए ही होती थी, है ना। उसके बाद फिर गविष्टि। गविष्टि क्या एक शब्द इसमें ऋग्वैदिक काल में जो वैदिक साहित्य है उसमें उल्लेख किया गया है, तो उसका अर्थ है कि गाय की महत्ता बताने के लिए एक शब्द यूज़ किया गया है जिसको गविष्टि कहा गया है। ठीक, उसके बाद अघन्या। गाय को अघन्या कहा गया, अर्थात ना मारा जाने वाला पशु। मतलब गाय का बहुत ज़्यादा महत्व था इस काल में, इसीलिए इसको ना मारा जाने वाला कहा गया है। ठीक, उसके बाद फिर जो गाय है उसको अष्टकर्णी भी कहा गया है ना। और जो गाय की हत्या करते थे या फिर घायल करते थे, तो उसमें वेदों के लिए मृत्युदंड या देश निकाला का प्रावधान किया गया था। अर्थात नॉर्मली मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, लेकिन गाय के साथ जो छेड़छाड़ करेगा उसको मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक, तो ऐसा प्रावधान था, मतलब गाय बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण था इस काल में। उसके बाद फिर आता है गवेषणा, मतलब गाय की खोज को यहाँ पे गवेषणा कहा गया है। ठीक, और पुत्री को दुहिता कहा गया है। दुहिता क्यों, क्योंकि वह गाय का दूध निकालती थी। ठीक, उसके बाद फिर चतुर्थ मंडल में कृषि से संबंधित कार्य का उल्लेख किया गया है, जहाँ पे एक ही अनाज अर्थात यौ का उल्लेख, यौ अर्थात जौ का उल्लेख है। ठीक, इसको याद रखिएगा, है ना। इसमें यौ का बहुत, जौ जो है उसका बहुत ज़्यादा ही महत्व है, इसको आप लोग याद रखिएगा इसको। ठीक, उसके बाद फिर आता है जो व्यापार पर पणी लोगों का अधिकार था, मतलब जो व्यापार करते करते थे उन लोगों को पणी कहा जाता था, है ना। और जो व्यापार होता था वो वस्तु विनिमय प्रणाली के आधार पर होता था। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, वस्तु विनिमय प्रणाली के रूप में गाय, घोड़ा, निष्क आदि का उल्लेख मिलता है। ठीक, तो इसको देते थे और उसके बदले में दूसरा कुछ चीज़ आवश्यक वस्तु लेते थे। ठीक, उसके बाद निष्क को इस काल में स्वर्ण आभूषण कहा गया है, जो बाद में उत्तर वैदिक काल में निष्क का अर्थ बदल जाता है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। अभी ऋग्वैदिक काल में निष्क का अर्थ है स्वर्ण आभूषण। ठीक,
उसके बाद फिर आता है शतमान। शतमान रजत मुद्रा को कहा गया है। ठीक, ये जो चांदी की मुद्रा होती थी उसको शतमान कहा गया है। और सोने के लिए हिरण्य शब्द का उपयोग किया गया है। ये हिरण्य है ना, उसको गलत लिखा गया है, तो सोने के लिए हिरण्य शब्द का उपयोग किया गया है। उसके बाद फिर क्या होता है, वेकनाट। वेकनाट से क्या संबंधित है, ऐसा किससे संबंधित है ऐसा पूछ सकता है। वेकनाट क्या होते थे, जैसे कि कोई कृषक वगैरह होते थे तो उनको लोन वगैरह लेना होता था, तो वेकनाट एक प्रकार के साहूकार हैं जो किसानों को या गरीबों को मतलब ब्याज पे रेंट देते थे। ठीक, उसके बाद फिर है अयश शब्द जो है वो एक प्रकार का मतलब धातु है, उसको कांसा या तांबे के रूप में इसका मतलब उपयोग किया गया है इस शब्द का। तो अयश कांसा या तांबा से संबंधित है। उसके बाद फिर ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। ठीक, वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। ठीक, लोहे से परिचित नहीं थे, इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यही चीज़ है वो उत्तर वैदिक में बदल जाता है। ठीक, तो ऋग वैदिक काल के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, तो इनका और दूसरा क्या व्यवसाय होता था, ये बढ़ई, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार, शिल्पकार आदि ये सब काम करते थे। ठीक, उसके बाद फिर ये थोड़ा कीवर्ड टाइप का है, उसको याद रख लीजिएगा किससे संबंधित है, ऐसा करके क्वेश्चन आ सकता है। तो मन क्या है, ये तौल की इकाई थी। तौल मतलब कि जो भार होता है उसकी। ठीक, उसके बाद फिर गोधली, समय का मापता। गोधली आप लोग जानते भी हैं, गोधली मतलब कि शाम का समय जहाँ पे एक इलाके में गाय बैल लोग ऐसे चलते हैं तो धूल उड़ती है तो उसको गोधली बेला कहते हैं। तो गोधली समय का माप है। ठीक, उसके बाद फिर गव्यतु क्या है, यह है दूरी का माप। और लांगल का अर्थ हल होता है, और पर्जन्य मतलब बादल। उसके बाद फिर खिल मतलब भूमि का माप को खिल कहते हैं। तो ये इसको मीनिंग है ऋग्वैदिक काल का, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है आर्थिक जीवन में उत्तर वैदिक काल। अब ये देखो, हम उस टाइम पे क्या था, जो ऋग्वैदिक काल था उसमें पशुपालन मेन था। अब क्या हो गया, कृषि अब प्राथमिक बन गया था। तो इसको आप लोग याद रखिएगा की पॉइंट में कि ऋग्वैदिक काल में पशुपालन मेन था, अब क्या हो गया, उत्तर वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा हो गया था, है ना। और पशुपालन अब नहीं रहा था प्राथमिक पेशा। ठीक, उसके बाद फिर शतपथ ब्राह्मण में कृषि से संबंधित कार्यकलाप जैसे कि जुताई, बुवाई, कटाई, मढ़ाई आदि का उल्लेख किया गया है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, आर्य। अब आर्य क्या है कि मतलब अभी तक क्या थे, ऋग्वैदिक काल में आर्य लोग सप्त सिंधु प्रदेश में रहते थे। तो अब क्या है, आर्य गंगा घाटी में भी प्रवेश करके कृषि कार्य करने लगे। और ये गंगा घाटी में प्रवेश करना ही कृषि को बढ़ाने वाला एक कारण था। ठीक, क्योंकि गंगा घाटी में क्या है कि बहुत उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक, तो इसी कारण यहाँ पे कृषि का महत्व बढ़ गया था। ठीक, उसके बाद फिर अब ये एक और पॉइंट इम्पॉर्टेंट, लोहे की पहचान इस काल में अब हो गई थी। ठीक, और यही कारण है कि भारी मात्रा में मतलब जो लोहे के उपकरणों का उपयोग किया जाने लगा, तो कृषि कार्य में वृद्धि हुई थी। तो ये मेंस में क्वेश्चन पूछ सकता है कि ऐसा क्या कारण है जो ऋग्वैदिक काल में कृषि प्राथमिक पेशा नहीं था, लेकिन उत्तर वैदिक काल में ये प्राथमिक पेशा बन गया था, है ना। तो इसका कारण यही है कि लोहे के उपकरण की पहचान हो गई थी, और दूसरा गंगा घाटी में आके लोग रहने लगे थे। ठीक, उसके बाद फिर जो अतरंजी खेड़ा है वहाँ पहली बार कृषि से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, लोहे को श्याम अयस या कृष्ण अयस भी कहा गया है ना। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। श्याम अयस से क्या संबंधित है, तो ये लोहे से संबंधित है। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, कृषि के विस्तार, शिल्पों की कुशलता, व्यापार एवं वाणिज्य के विस्तार होने के कारण जनसंख्या में इस काल में बहुत ज़्यादा वृद्धि होने लगी थी। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, ये मेंस में लिखने के लिए पॉइंट यूज़ हो सकता है ना। उसके बाद श्रेष्ठीन क्या है, ये श्रेष्ठीन जो प्रधान व्यापारी जो होता था, व्यापार श्रेणी व्यापारियों की संस्था होती थी, तो श्रेणी के प्रधान व्यापारी को श्रेष्ठीन कहा जाता था। ठीक, उसके बाद फिर निष्क जो क्या है कि ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण हुआ करता था, वो अब क्या हो गया, मुद्रा माना जाने लगा। ठीक, निष्क पहले ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण था, अब वो मुद्रा हो गया था। ठीक, उसके बाद फिर निष्क, शतमान, कृष्णल तथा पाद, ये इस प्रकार के मुद्रा यूज़ होने लगी थी। ठीक, तो इस काल में मुद्रा का भी विकास हुआ था, उसके नाम क्या क्या है, निष्क, शतमान, कृष्णल और पाद।
ठीक। उसके बाद फिर क्या है, व्यापार के लिए पर्ण नामक मुद्रा का उपयोग होने लगा था, है ना। पहले क्या है कि व्यापार वस्तु विनिमय के आधार पर होता था, लेकिन अब क्या है कि पर्ण नामक मुद्रा का उपयोग होने लगा था, लेकिन सामान्य लेन देन के लिए अभी भी वस्तु विनिमय प्रणाली ही प्रचलित थी। ठीक। उसके बाद फिर आर्थिक जीवन में उत्तर वैदिक काल का देखें तो आर्य लोग इस काल में समुद्र से परिचित हो गए थे। ठीक। समुद्र से परिचित हो गए थे क्योंकि यहाँ ये लोग समुद्र से व्यापार वगैरह भी करने लगे थे। ठीक। तो उत्तर और पूर्व और पश्चिम दोनों प्रकार के समुद्र का ज्ञान हो गया था, अर्थात बंगाल की खाड़ी और अरब सागर, है ना, और यहीं से व्यापार होता था। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, सोने और लोहे के अलावा ये लोग टीन, तांबा और चांदी और शीशा से भी परिचित हो चुके थे, है ना। और मतलब ये लोग क्या है कि जब मतलब अपना कांसा से परिचित थे, अर्थात कि ये लोग धातु कर्म से को भी जानते थे। ठीक। उसके बाद वस्त्र निर्माण के लिए उद्योग प्रमुख था, किंतु कहीं भी कपास का उपयोग नहीं किया गया है ना। ये लोग क्या है, ऊन, सन आदि के वस्त्र पहनते थे। ठीक है। कपास का उपयोग मतलब वर्ड यूज़ नहीं हुआ है, तो ऐसा नहीं है कि ये लोग कपास के बारे में जानते नहीं थे, लेकिन कहीं भी कपास का वर्ड उल्लेख नहीं मिलता। ठीक। तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर ये है, ऋग वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड यूज़ होते थे, तो इसको याद रखिएगा क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है मृदभांड से रिलेटेड, क्योंकि ये एक प्रकार से जो मतलब संस्कृति बदलती है तो उसको कैटेगराइज करने में यूज़ होता है। तो मतलब वैदिक काल में 4 प्रकार के मृदभांड यूज़ होते थे। कौन कौन से? काला मृदभांड, लाल मृदभांड, लाल काला मृदभांड और चित्रित मृदभांड, है ना। 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट मृदभांड है जो वैदिक काल से संबंधित है। काला लाल, उसके बाद फिर चित्रित धूसर मृदभांड, है ना। उसके बाद फिर आता है धार्मिक जीवन। तो धार्मिक जीवन में सबसे पहले अब ऋग्वैदिक काल का देखते हैं, तो ये लोग क्या है, प्राकृतिक देवताओं की पूजा करते थे, है ना। और ये जो बहुदेववाद होते हुए भी एकेश्वरवाद में ज़्यादा विश्वास करते थे। ठीक। तो इनके देवताओं में क्या है, 3 प्रकार से डिवाइड किया गया है, आकाश, अंतरिक्ष और पृथ्वी। तो सबसे पहले देखते हैं आकाश में क्या है। आकाश में था सूर्य, वरुण, मित्र, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन और धौस। ठीक। उसके बाद फिर अंतरिक्ष में क्या क्या आएगा, इंद्र, मरुत, रुद्र, उसके बाद फिर वायु, पर्जन्य अर्थात बादल, यम और प्रजापति। ठीक। और पृथ्वी के देवता अर्थात जो जमीन में है, तो उसमें कौन है, अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति और सरस्वती। ये जो देवता हैं उन लोगों का नाम ऐसा मेंस में पूछ सकता है, या फिर प्री में कौन से देवता किससे संबंधित है, ये वाला को आप लोग याद रख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़। ठीक। उसके बाद फिर क्या है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है। जो इंद्र था ये ऋग्वैदिक काल में बहुत इंपॉर्टेंट देवता था, है ना। और इसका ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद में 250 सूक्त इसी को समर्पित है ना। और ये वर्षा, आंधी, तूफान का देवता माना जाता था, और ये इंद्र बहुत महत्वपूर्ण देवता थे। तो इंद्र को क्या है, पुरंदर कहा गया है, अर्थात दुर्ग को तोड़ने वाला। उसके बाद फिर आता है अग्नि। अग्नि का काम क्या है, ये द्वितीय महत्वपूर्ण देवता है, और इनके लिए 200 सूक्त समर्पित है ना। और ये क्या है, अग्नि क्या है कि देवता और क्या बोलते हैं जो मनुष्य थे उनके बीच संपर्क स्थापित करने का कार्य करते थे। अभी भी देखे होगी यज्ञ वगैरह करते हैं तो हम लोग अग्नि जलाते हैं, तो उसका वही मतलब होता है कि हम जिस देवता की पूजा कर रहे हैं उसके लिए कनेक्शन स्थापित अग्निदेव कर रहे हैं, है ना। उसके बाद फिर आता है वरुण देवता। ये तीसरे महत्वपूर्ण देवता है। इसकी 30 सूक्तियाँ इनको समर्पित है ना। और ये जल निधि के देवता हैं, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये जल निधि के देवता हैं, है ना। और इसको ऋतस्य गोपा कहा गया है, अर्थात ऋत का संरक्षक, है ना। उसके बाद फिर आता है वरुण देव। जो वरुण देव है वो क्या है, ईरान के अहुर माजदा से साम्यता रखते हैं। जो ईरान के कोई देवता है अहुर माजदा, उससे साम्यता रखते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है, जो सावित्री देवी को समर्पित है, जिसकी रचना विश्वामित्र ने की है। ये क्वेश्चन आता है कि जो ये गायत्री मंत्र है उसकी रचना किसने की है और ये किसको समर्पित है। ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, धौस है। धौस को क्या है, वैदिक देवताओं में सबसे प्राचीन माना जाता है। ठीक।
उसके बाद फिर ये है कि पूषण है उनको पशुओं का देवता माना गया है ना। उसके बाद फिर रुद्र है, उनको चिकित्सा और औषधि का संरक्षक माना गया है ना। और रुद्र को शिव और कल्याणकर भी कहा गया है। ठीक, उसके बाद फिर ऋग्वैदिक काल में जो देवियाँ हैं उसमें कौन कौन सी है, जैसे मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है 2018 की पीएससी में। तो ये क्या है, ऋग्वैदिक काल की देवियाँ में अदिति मतलब सावित्री, उषा, निशा, अरण्यानी और सरस्वती और पृथ्वी अर्थात भूमि। इसको आप लोग याद रखिएगा। ठीक, 5 ठोक लिखने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पे कितना 6 ठोक है, तो फिर आप लोग इसको याद रखिएगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, मित्र को शपथ का देवता माना गया है, सोम को वनस्पति का देवता माना गया है और सूर्य को प्रकाश का देवता। तो कौन से देवता किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है। ये वन लाइनर में बहुत गलत होने वाला क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आते हैं उत्तर वैदिक काल में धार्मिक स्थिति। तो ये जो उत्तर वैदिक काल था उसमें पूरा सब चीज़ बदल गया था। वैदिक कर्मकांड का उद्देश्य क्या हो गया था, भौतिक सुख हो गया था। पहले क्या था, कर्मकांड का उद्देश्य देवताओं को मतलब खुश करना होता था, लेकिन क्या है कि अब ये मतलबी टाइप से हो गए थे। तो भौतिक सुख इनका वो जो कर्मकांड करवाने वाले थे उनका भौतिक सुख के महत्व हो गया था। ठीक, तो उसके बाद फिर क्या है, अग्नि, इंद्र और जो अग्नि थे वो अब ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता जो थे वो अब प्रमुख नहीं रहे। अब प्रमुख कौन हो गया, प्रजापति अर्थात ब्रह्मा। इनको प्रजापति को क्या है, सृजन का देवता कहा गया है ना। और इस काल में 2 अन्य प्रमुख देवता कौन कौन आए, रुद्र और विष्णु। रुद्र अर्थात शिव और विष्णु। ठीक, रुद्र को पशुओं का देवता माना गया है और विष्णु को लोगों का संरक्षक माना गया है। ठीक है, और पूषण को शूद्रों का देवता माना गया है। ठीक है, उसके बाद फिर इस काल में अवतारवाद को भी बढ़ावा मिला था। ठीक, उसके बाद पुरोहितों का महत्व बढ़ने लगा था। क्या है, इस काल में क्या हुआ कि जो कर्मकांड थे उसको जटिल बना दिया गया और इसके कार्यान्वयन के लिए अधिक मात्रा में धन, अन्न और पशु को लिया जाने लगा, है ना। और यज्ञ तथा बलि को और जटिल बना दिए। तो जटिल बना दिए तो और बताने के लिए कि हाँ हमको और धन लगेगा ऐसा करने के लिए। तो क्या ये ऐसा पुरोहित लोग जानबूझ के ऐसा करने लगे थे। और पुरोहित लोग क्या है कि ये सब जो कर्मकांड थे उनके आय का साधन बन गया था, जिससे वो सुविधा भोगी हो गए, है ना। तो ऐसा सब कहाँ उल्लेख किया गया है, ये सब अरण्यक और उपनिषदों में उल्लेख किया गया है। और ये जो अरण्यक और उपनिषद हैं वो सब वैदिक कर्मकांडों की निंदा करने लगे। ठीक, ये क्या है, अरण्यक और जो उपनिषद हैं वो यज्ञ और बलि की अपेक्षा तप को ज़्यादा महत्व देते थे। ठीक, तो इसमें आप लोग ये याद रखिएगा, वैदिक काल की धार्मिक स्थिति के वर्णन में आप लोग ये सब चीज़ को लिख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ तक तो हम लोग का ये जो धार्मिक स्थिति तक था ये कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे कुछ जो फैक्ट टाइप का है उसको मैं ऐड कर दिया हूँ। तो इस काल में जो उत्तर वैदिक काल आया तो उसमें क्या है, 2 महाकाव्य की रचना हुई थी। तो कौन कौन से महाकाव्य हैं, एक तो है रामायण, है ना। इसको क्या है, चतुर्विंशति संहिता भी कहा जाता है ना। और इसकी रचना कब हुई थी, इसकी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में रचना हुई थी, है ना। और उसके बाद फिर बाद में इसको महाभारत भी कहा जाने यहाँ पे क्या है कि जो रामायण थी उसकी रचना महाभारत के बाद हुई थी। इसको आप लोग याद रखिएगा, है ना। महाभारत पहले रचा गया था, है ना। रामायण को क्या कहा जाता था, चतुर्विंशति संहिता कहा जाता था। इसकी रचना 5वीं शताब्दी में हुई थी, अर्थात ये जो महाभारत के बाद लिखा गया था। ठीक, और ये 7 कांडों में विभाजित है। इसको आप लोग याद रखिएगा। कौन कौन से कांड हैं, बाल कांड जिसमें राम का जन्म और उनके भाइयों का जन्म बताया गया है। अयोध्या कांड में उनके जो राज्याभिषेक वगैरह हुआ उसको बताया गया है। अरण्य कांड में जो उनका वनवास शुरू हुआ था वो, उसके बाद किष्किंधा कांड में वो बाली वगैरह वाला जो है कहानी वो वगैरह है ना। उसके बाद सुंदर कांड में हनुमान जी से संबंधित है। उसके बाद युद्ध कांड को लंका कांड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, वही रामायण से रावण से युद्ध हुआ था उसका बताया गया है। उसके बाद उत्तर कांड में जब वो वापस आ गए थे वनवास से तो उसका उल्लेख किया गया है। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद फिर आता है दूसरा महाकाव्य है, वो है महाभारत।
इसकी 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। तो यहाँ पे देखिए इसकी 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई ना, तो यहाँ पे इसकी रचना है वो 10वीं शताब्दी से 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी, है ना। और इसका प्राचीन नाम जय संहिता है, ठीक। इसको सप्तसहस्त्री संहिता भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें 1,00,000 श्लोक हैं, ठीक। और इसमें यह है वो कुल 18 पर्वों में विभाजित है। वैसे 18 पर्व याद करने के लिए नहीं है क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो आप लोग ये याद रखिएगा कि जो महाभारत है वो 18 पर्वों में विभाजित है, ठीक है। तो इसके आगे और भी कुछ चीज़ जोड़ा हूँ, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊँगा, छोटा सा वीडियो रहेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।